हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आप जानते हैं कि एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। बाकी इसका जो आर्टिकल है वो डील करता है 124 से 147। जो आर्टिकल है वो डील करता है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर है कि इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है और सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में अगर आप बात करें तो क्या होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये देखिए। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में जब आप डायग्राम बनाएं या फिर प्रीलिम्स में भी आप नोट्स बनाते हैं अपने, तो डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं जो बता रही हूँ वो देखिए। देखिए यहाँ होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट, देन आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। अब किस तरह से ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये जो आपका पूरा सिस्टम है कि आपका पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। फॉर एन एग्जांपल, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई भी डिसीजन, कोई भी केस लड़ रहा है अपने लिए और सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से वो सहमत नहीं है, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई एग्री नहीं करता तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब क्या आता है, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंड ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ आर कंट्री। और जो भी डिसीजन होगा हाई कोर्ट का वो बाइंड करेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऑल द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बाइंड ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ आर कंट्री। और जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजंस होंगे वो बाइंड करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। लेकिन फॉर एन एग्जांपल, अगर हाई कोर्ट किसी एक स्टेट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसका जो डिसीजन होगा वो इलाहाबाद में जो आपका सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट्स होंगे उन पे बाइंड करेगा, ना कि सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंड करेगा। तो ये हर एक हाई कोर्ट के डिसीजंस उसी पे बाइंड करेंगे जिस स्टेट का सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम कहलाता है, ये हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरियल सिस्टम और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आइए अब देखते हैं क्या लिखा है। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, ये जो हमारा सिंगल सिस्टम, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, सब कुछ जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है उसी में एक तरह से आपने ब्रीफली चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। जैसे कि आपने पढ़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे लिए, तो पार्लियामेंट का भी चैप्टर आएगा। फिर आपने पढ़ा डीपीएसपी भी चैप्टर आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपने पढ़ा। तो वो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है, बस अब हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, वो ये है। तो एज यू नो दैट वी हैव अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट में है कि हमने सिंगल सिस्टम जो है कोर्ट का वो अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एज यू नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं। अब सबसे पहले जब इंडिया की जो कैपिटल है, जब इंडिया की कैपिटल आपकी कैलकाटा थी, तब सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था फेडरल कोर्ट। एंड जब दिल्ली में शिफ्ट हुई इंडिया की कैपिटल जब दिल्ली बनी, तब निकल के आया सुप्रीम कोर्ट वर्ड। तो फेडरल कोर्ट को हटाते हुए ये वर्ड आया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन 28 जनवरी 1950 एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा इनॉग्रेट कब हुआ था। इसकी ट्रिक भी है। जिस तरह से आपका 26 जनवरी 1950 आपका जो है रिपब्लिक डे होता है, उसके 2 दिन जस्ट बाद आपका सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि टोटल स्ट्रेंथ जो है
टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी, टोटल स्ट्रेंथ जजेस की जो हो गई है वो हो गई है 1 CJI प्लस 33 जजेस, तो 34 टोटल स्ट्रेंथ हो गई है, जिसमें आपके एक हैं जमशेद कुछ करके आपके जस्टिस हैं, और एक और हैं आपके, नाम आप देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में आप देखिए, जजेस को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के हाथ में वो पावर होती है कि वो जज को जो है अपॉइंट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। मीन्स अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करना चाहते हैं चीफ जस्टिस के उसमें, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अदर जजेस भी जो हैं वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड आपके सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। मीन्स प्रेसिडेंट का तो आपका रोल है ही है, जजेस आपके जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, अदर जजेस भी आपके अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, बट चीफ जस्टिस जो है कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। और जो चीफ जस्टिस है इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज ही डीम्स नेसेसरी। ध्यान दीजिएगा, एज ही डीम्स नेसेसरी। अब आता है सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में। सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो भी होंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, वो डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट। जो भी सैलरीज होंगी, जो भी उनको अलाउंसेस मिलेंगे, जो भी उनको प्रिविलेज मिलेंगे, वो सब कौन डिटरमाइन करेगा? वो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो इसको डिटरमाइन करेंगे। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। पहले जब इंडिया की कैपिटल कैलकाटा थी तो फेडरल कोर्ट नाम था, देन इंडिया की कैपिटल जब आपकी दिल्ली शिफ्ट हो गई तो उसका नाम सुप्रीम कोर्ट हुआ। बाकी आप जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट में भी आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आई थिंक दे रखा है। मेरे को कन्फ्यूजन है, शायद रेगुलेटिंग एक्ट में है या फिर आपका शायद रेगुलेटिंग एक्ट में ही है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में आपका अपॉइंट किया जाते हैं जजेस बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट after consultation with the Supreme Court and High Court judges as he deems necessary. Other judges also appointed. Salary and allowances, privileges, leave and pension of judges of the Supreme Court are determined by Parliament. एक बार देख लीजिए आप इस चीज़ को। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैंने आपको बताया, ये जो पूरा सिस्टम है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी डिसीजन से आप एग्री नहीं है देन आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन से आप अगर एग्री नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दिस सिस्टम, होल सिस्टम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। उसके बाद अभी न्यूज़ में आया था आपका टोटल स्ट्रेंथ जो है जजेस की, वो 1 CJI प्लस 33 जजेस, तो 34 हो गई है। ये जजेस से रिलेटेड है आपका। उसके बाद आता है आपका सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने सिंगल कोर्ट सिस्टम का जो है सिस्टम अडॉप्ट किया है। अब देखिएगा दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं ओथ के बारे में, फिर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में, जजेस की क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए, ओथ कौन दिलाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि काफ़ी बच्चे जो है ये सोचते हैं कि हाँ अगर जजेस के बारे में पूछा गया कि अपॉइंट कौन करता है तो ऑप्शन में दे दिया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन। तो ज़्यादातर जो है चीफ जस्टिस को लगा देते हैं टिक, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं, प्रेसिडेंट इसमें अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए दूसरी चीज़ें, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। देखिए सबसे पहला है
जज अगर आप बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो जज बन सकते हैं, ये भी इसका पॉइंट है कि क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस के लिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो जज रहना चाहिए हाई कोर्ट का 5 इयर्स के लिए, और एडवोकेट या फिर एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट का 10 इयर्स के लिए, और वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट आपका होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए आप, इम्पॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस में पूछ लिया जाता है कि क्वालिफाई करने के लिए क्या होता है। तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स, एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स, और वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रेस्क्राइब्ड एज नहीं है, नो प्रेस्क्राइब्ड एज, नो मिनिमम एज फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। मीन्स जैसे कि होता है कि हमारे लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 इयर्स का जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस में देखें तो इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब नहीं किया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो मिनिमम एज फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस प्रिस्क्राइब नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की है कोई एज, तो उसका आंसर होगा नो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द मिनिमम एज फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। सिर्फ आपके जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, ही शुड हैव बीन, वो 5 साल जो है हाई कोर्ट का जज रहने चाहिए, वो आपका 10 साल एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट में, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद देखते हैं हम क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओथ कौन दिलाता है। देखिए, ओथ एंड अफर्मेशन। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है, और अगर प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पे इस पर्पज़ के लिए, ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने जो है अपॉइंट किया हो इस पर्पज़ के लिए। तो ये आता है आपका ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो इस पर्पज़ के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं होप करती हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस एंड ओथ। तो अभी तक आप जो नोटिस कर रहे होंगे कि वो ये कि जो अपॉइंट करते हैं वो भी आपके प्रेसिडेंट, एंड जो आपके ओथ दिलाते हैं वो भी आपके प्रेसिडेंट हैं। तो इसमें सब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है। नाउ अब आता है आपका टेन्योर ऑफ जजेस। टेन्योर देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताऊंगी मैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है जजेस का टेन्योर, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं कि ये 65 ईयर्स ऑफ एज तक रह सकते हैं। 65 ईयर्स ऑफ एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह सकते हैं। सेकंड आता है
वो राइटिंग में जो है प्रेसिडेंट को, जब अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है तो वो रिज़ाइन भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। एंड थर्ड, प्रेसिडेंट जो है इनको, जज को जो है, जजेस को जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस पे जो है जजेस को जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो जजेस हैं, जो जज है वो राइटिंग में रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। 65 ईयर्स की एज तक ये आपके जज रह सकते हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ जजेस। इसके बाद देखिए, he hold office until the age of 65 years। टेन्योर मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो क्या क्या, नो मिनिमम एज ऑफ क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की, जो भी क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस का क्राइटेरिया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया है, और जो भी क्या कहते हैं टेन्योर है वो भी फिक्स नहीं किया है। अब रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिमूवल प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है जजेस का, रिमूवल प्रोसीजर बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया आपको कि जज जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब रिमूवल का प्रोसीजर 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपके जो जज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, या तो उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर किया हो, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए, रिमूवल प्रोसीजर जब भी हमारा अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ है या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो 100 मेंबर्स, 50 मेंबर्स, 100 मेंबर्स। लोकसभा में स्पीकर के पास, स्पीकर, और यहाँ पे राज्यसभा में आप जानते हैं चेयरमैन होते हैं। स्पीकर और चेयरमैन की ये मर्जी होती है, या तो वो जो रिमूवल मोशन है जो पास हुआ है, जो पास किया गया है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पे बनता है। उसके बाद लोकसभा के अगर स्पीकर है और या फिर राज्यसभा का आपका चेयरमैन है तो वो 3 मेंबर कमेटी बनती है, 3 मेंबर कमेटी, जिसमें आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस, उसके बाद आता है हाई कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस, एंड आता है आपका डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये चीफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट जजेस एंड आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर कमेटी बनती है। उसके बाद ये लोग, ये 3 मेंबर कमेटी जो है आपका फाउंड करती है कि हाँ इन्होंने मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे ये गिल्टी हैं या नहीं। अगर वो ये फाउंड कर लेती है देन प्रेसिडेंट has power to remove the judge of Supreme Court, judges of Supreme Court by special majority, special majority के थ्रू ये आपके हो जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप देख सकते हैं इसको। एक बार मैं
दोबारा आपको समझा देती हूँ रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है। रिमूवल प्रोसीजर हमारा ये होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी सकता है। जिस तरह से आपका 5 जून का एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो मैं होप करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे क्या कहते हैं 1 जून को डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ के जाएं। बाकी होता सब ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि आपने प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स जो हैं आपने देख लिए होंगे, उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से हमें पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए रिमूवल प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ रिमूवल प्रोसीजर। देखिए, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इनिशिएट हो सकता है मोशन आपके जजेस को रिमूव करने का। अगर लोकसभा में इनिशिएट होता है तो साइन किया जाएगा 100 मेंबर्स के थ्रू। राज्यसभा में इनिशिएट होता है तो 50 मेंबर्स जो हैं आपके साइन करेंगे मोशन को। देन 100 मेंबर्स, इसके बाद ये जो साइन करते हैं ये किसको देते हैं? ये देते हैं यहाँ पे लोकसभा के केस में स्पीकर और यहाँ पे चेयरमैन। अब स्पीकर एंड चेयरमैन के पास ये पावर है कि या तो वो ये जो मोशन साइन करके दिया है, चाहे तो वो उसको एडमिट भी कर सकते हैं या उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इफ़ दे एडमिटेड, अगर वो एडमिट कर लेते हैं, अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो एक 3 मेंबर कमेटी बनती है। 3 मेंबर कमेटी बनती है आपकी, जिसमें आपके कौन कौन होते हैं 3 मेंबर कमेटी में? तो आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज ये हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज सेकंड। एंड थर्ड हो गया आपका डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट थर्ड। 3 मेंबर कमेटी ये है। अगर ये 3 मेंबर कमेटी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 3 मेंबर कमेटी जो है गिल्टी फाउंड कर लेती है कि जो जज है वो मिसबिहेवियर उन्होंने किया है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी में वो प्रूव कर लेते हैं कि इसी बेस पे इन्होंने ये चीज़ की है, देन दोनों आपके हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन पास हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन आपका पास हो जाता है, मोशन पास्ड। एंड देन प्रेसिडेंट रिमूव द जज, प्रेसिडेंट रिमूव कर देते हैं जजेस को। तो जो रिमूवल प्रोसीजर है वो किसके बेस पे होता है? मिसबिहेवियर, ध्यान से देखिएगा, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के बेस पे। अगर 3 मेंबर कमेटी मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी को प्रूव कर देती है कि इन्होंने ये किया है, तो स्पेशल मेजॉरिटी से आपका मोशन पास होता है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। एंड देन प्रेसिडेंट रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा प्रोसीजर था आपका। ये रिमूवल प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर ऑफ जजेस भी आपने पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन भी आपने पढ़ ली। इसके बाद आता है आपका पावर। इसके बाद आती है पावर क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, ये सब चीज़ें हैं। ये मैं पार्ट 2 आपका आएगा, अभी थोड़ी देर में आपका अपलोड हो जाएगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे एडॉक आपके जजेस कौन होते हैं, एक्टिंग जज कौन होते हैं, इसके बारे में भी मैं, रिटायर्ड जजेस कौन होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन पावर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है, इंपॉर्टेंट है।
बहुत अच्छे से देखिएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर में जो है मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी भूषण। थैंक यू सो मच।